बात उन दिनों की है जब मैं नॉर्थ इंडिया के एक कलर टीवी पिक्चर ट्यूब मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में था। उस कंपनी का जापान की मित्सुबिशी से टाई अप था। टेक्नोलॉजी और एडवांस मशीनरी जापान से आई थी। मुझे याद है कि जब फैक्ट्री की नई प्रोडक्शन लाइन कमीशन हुई तो उसके लिए लेटेस्ट कंप्यूटराइज्ड ग्लास एनीलिंग फर्नेस जापान से लाई गई थी। 3 बड़े-बड़े ट्रॉलर्स में वो लगभग 30 मीटर लंबी, लगभग 30 मीट्रिक टन भारी फर्नेस टुकड़ों में प्लांट तक लाई गई थी। साथ में 2 जापानीज नौजवान भी आए थे। हमें पता नहीं था कि वो इंजीनियर्स थे या किसी और कमर्शियल डिपार्टमेंट से। फैक्ट्री के कंपाउंड में जब ट्रॉलर्स पहुंच गए तो पहला सवाल था कि उस फर्नेस के भारी भरकम हिस्सों को ट्रॉलर से उतारा कैसे जाए और उतारेगा कौन। हमारी एक टीम तैयार थी हेल्प करने के लिए, पर चूंकि जापान से आने से लेकर मशीन की पूरी तरह से कमीशन हो जाने तक सारी जिम्मेदारी मित्सुबिशी की थी, सो इसलिए हमें स्टैंड बाय पर रखा गया। हमें तभी मदद करनी थी जब जापानीज टीम द्वारा कहा जाता, जितना कहा जाता। अब सवाल ये था कि वो जापानीज टीम थी कहाँ। हम हैरान हो गए जब पता चला कि वो 2 जापानीज नौजवान जो ट्रोलर्स के साथ आए थे वही फर्नेस पार्ट्स को अनलोड करवाएंगे। वो दोनों दुबले पतले जापानीज लड़के टूल्स और कूल कॉन्फिडेंस से लैस थे। उन्होंने हाइड्राज यानी हैवी ड्यूटी हाइड्रोलिक लिफ्ट्स को अपने हिसाब से पोजीशन किया, मशीन कंटेनर्स को बांध कर सिक्योर किया और घंटों की मशक्कत के बाद नीचे रोलर्स पर उतारा, अंदर प्लांट में डेजिग्नेटेड जगह तक पहुंचाया और फाउंडेशंस पर अलाइन करके रख दिया। इसके बाद सवाल ये था कि उन पार्ट्स को असेंबल करने कौन आएगा। आफ्टर ऑल वो कई दिनों का स्पेशलाइज्ड मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल काम था, जिसके लिए आमतौर पर एक मैकेनिकल इंजीनियर्स की टीम और एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की टीम की जरूरत थी। हम फिर से हैरान हो गए जब पता चला कि मैकेनिकल असेंबली भी वही दोनों करेंगे और इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस भी। अगले कुछ दिन असेंबली करते करते कई जगह सिविल वर्क करना पड़ा, प्लेटफॉर्म्स वगैरह मॉडिफाई करने पड़े, पिट्स रीडिजाइन करने पड़े। सिविल इंजीनियरिंग का काम भी उन दोनों ने खुद किया। उन दोनों को कंपनी के गेस्ट हाउस में ठहराया गया था। वो दोनों सुबह अर्ली मॉर्निंग आ जाते थे और रात तक रहते थे। कुछ अपना पैक्ड खाना लाते थे जो कैंटीन में लंच टाइम में खाते थे। बातचीत बहुत कम होती थी क्योंकि एक तो वो बहुत बिजी रहते थे और दूसरा उनको इंग्लिश बस काम चलाऊ ही आती थी। जब वो जायंट फर्नेस पूरी तरह से असेंबल और इंस्टॉल हो गई, इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस भी हो गए, तो अब सवाल था कि उस फर्नेस की सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग कौन करेगा। क्या जापान से कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स भी आ रहे थे? पता चला वो सब भी वही दोनों करेंगे। वी ऑल वर अमेज्ड। उसके बाद हमने देखा कि दोनों घंटों फर्नेस की कंप्यूटर स्क्रीन के सामने खड़े रहते, उसकी न्यूरो सर्जरी करते। जब वो सब भी हो गया तो जरूरत थी फुल स्केल फर्नेस फायरिंग की, उसको चलाने की। 500 डिग्री सेल्सियस तापमान से भी ऊपर सारी प्रोसेस की ड्राई और वेट टेस्टिंग की। इसके लिए जरूरत थी थर्मल और ग्लास टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स की। इसके लिए भी वो दोनों ही थे। और वो सब भी जब सक्सेसफुली हो गया, फर्नेस पूरी तरह से ठीक चल पड़ी, तब हमारी टीम को ट्रेनिंग भी उन्होंने दी और परचेज टीम के साथ बैठकर वारंटी और लीगल फॉर्मेलिटीज भी पूरी की। ये सब करके जब वो दोनों फ्री हो गए तो हमने उन्हें शुक्रिया कहा और ऑफर दी कि वो हमारे पास 2-3 दिन रुकें, आसपास का इलाका देखें। उन्होंने पोलाइटली मना कर दिया और अपने 2 छोटे छोटे सूटकेस उठाकर जापानीज एक्सेंट में हिंदी में धन्यवाद बोलकर टैक्सी में बैठकर एयरपोर्ट चले गए। उन चंद दिनों में वो 7 समुद्र पार से आए 2 नौजवान काम के प्रति हमारा नजरिया बदल गए। हमारे यहाँ अक्सर काम डेजिग्नेशन देकर किया जाता है। ये मेरा काम नहीं है, ये उसका काम है, ये मेरे लेवल का काम नहीं है वगैरह। पर हमने देखा कैसे उन दोनों ने हर काम बिना किसी हिचक के किया। गिनती में वो 2 थे पर असल में वो 15-20 इंजीनियर्स के बराबर निकले। और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह थी कि उनके लिए लोडिंग अनलोडिंग या सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल वर्क या कंप्यूटर प्रोग्रामिंग अलग अलग काम नहीं थे, बल्कि सबको मिलाकर एक मिशन था, एक जिम्मेदारी थी जो उनको पूरी करनी थी, जिसके लिए वो ट्रेंड थे और रिलैक्स्ड और कॉन्फिडेंट थे।
पहली बार समझ आया कि क्यों जापान आज वहां है जहां है। किसी भी कामयाब देश के पीछे उसके नौजवान, उसके लोग होते हैं, और ऐसी पीढ़ी का निर्माण ही राष्ट्र निर्माण होता है। देश जनसंख्या से नहीं, उसकी गुणवत्ता से महान बनते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। गॉड ब्लेस यू।